आज का जो टॉपिक होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एंडिंग होगी, ठीक है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएस इन इंडिया, भारत में बौद्धिक संपदा से जुड़े कानून, टू प्रमोट इनोवेशन डिस्कवरीज फॉर इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट फॉर ऑल नेशन। आज का जो टॉपिक होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एंडिंग होगी, ठीक है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएस क्लासेस, और मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने से मतलब रखिए, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमने देख लिया था शुरू में इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस टाइप के होते हैं और इनका डेफिनेशन वगैरह। दूसरे में हमने इसके टाइप्स देखे थे और उनको डिटेल में देखा। आज हमको देखना है इसके लिए कौन कौन से लॉ हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो सबसे पहले लॉ के बारे में देखते हैं। तो पेटेंट के लिए पेटेंट लॉ है, पहले बता दे रहा हूँ फिर उनको लिखता हूँ। पेटेंट के लिए पेटेंट लॉ है 1970, और इसको दोबारा संशोधन किया गया था पेटेंट अमेंड एक्ट 2005 के 2005-6 के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो पेटेंट लॉ करता है क्या, तो पेटेंट लॉ प्रोटेक्ट द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंटर फ्रॉम कमर्शियल यूज और मिस यूज। मतलब पेटेंट लॉ क्या करता है, जो आविष्कारक होता है उसके आविष्कार को बचाता है, किससे, व्यापारिक उपयोग और उसके गलत उपयोग से। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैंने मशीन बनाई, कोई चोरी कर लिया और इसका व्यापारिक उपयोग करने लगे, इसको बेचने लगे, मेरा पेटेंट था, और मान लीजिए इसका मिस यूज करने लगे। जैसे रोबोट मूवी देखिए, उसमें क्या चिट्टी रोबोट बना देता है एक रेड चिप डाल करके, तो किसी और की प्रॉपर्टी थी और उसका मिस यूज हो गया। तो ऐसा करने से बचाने के लिए पेटेंट लॉ है। कब बना था, 1970 में, और इसको अमेंड कब किया गया था, 2005 में, ठीक है। दूसरा आपका एक्ट आता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क एक्ट क्या करेगा, ट्रेडमार्क एक्ट प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क। मतलब जो भी ट्रेडमार्क होते हैं, चाहे सिग्नेचर हो, किसी का सिंबल हो, या लोगो हो, या नाम हो, या होलोग्राम हो, या कोई प्रतीक हो, कोई आइडेंटिटी हो, कोई रंग रूप हो, उनको बचाता है ये जो ट्रेडमार्क एक्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, जीआई एक्ट होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी में अगर बोलते तो भौगोलिक संरचना पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये भी क्या करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। और एक और आता है इसमें डिजाइन एक्ट 2000 में बना था डिजाइन एक्ट। ये क्या करता है, तो डिजाइन एक्ट या डिजाइन लॉ प्रोटेक्ट द डिजाइंस ऑफ डिजाइनर्स फ्रॉम मिस यूज और कमर्शियल यूज, सब में एक चीज कॉमन होगी, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये सारी जो लॉ होते हैं किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अगर हिंदी में इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं। एक बचता है कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट 1955 के आसपास का है। इसको अमेंड किया गया था दोबारा 1999 में, और दोबारा किया गया था 2012-13 के आसपास में, ठीक है। ये किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, तो ये आता है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ये सारे लॉ थे। अब इसके लिए कुछ पॉलिसीज भी हैं। पॉलिसीज कैसे, ये तो भारत में जो कानून थे, भारत के लिए पॉलिसीज भी हैं। तो 12 मई 2016 को भारत ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ जो पॉलिसीज थी, राष्ट्रीय पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उनको लागू किया था, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिकार, इसको पारित किया था। तो उसमें क्या था, दो तरह के थे ये पॉलिसीज। पहली पॉलिसी का नाम है विजन और दूसरी पॉलिसी का नाम है मिशन। विजन क्या करता है, तो जागरूक करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, सभी तक इसका मैसेज पहुंचाएगा कि लोग जागरूक बने, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, उसी तरह से ये संस्था, ये पॉलिसी जागरूक करेगी कि आईपीज होती क्या है, इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इनका काम क्या क्या होता है, कैसे इनसे लाभ होता है, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, बस। और मिशन क्या होता है, इनमें बैलेंस बनाता है। ये 7 आधारों पर काम करता है, मैनेजमेंट हो गया, इसका अधिनियम हो गया, इसके कोर्ट वगैरह हो गया, 7 आधारों पर काम करता है ये, ठीक। तो इतनी बातें मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद से मैं पहले वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ठीक। तो जितनी सारी बातें थी मैंने लिख दी। क्या क्या, पहला हेडिंग था आईपी लॉज इन इंडिया, भारत में बौद्धिक संपदा से जुड़े कानून।
कौन कौन से कानून है? पेटेंट एक्ट 1970 और इसको सुधारा गया था पेटेंट अमेंड एक्ट 2005-6। क्या करता है पेटेंट एक्ट? प्रोटेक्ट द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंटर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज और मिसयूज। मतलब पेटेंट एक्ट जो होता है वो जो आविष्कारक है उसके आविष्कार को बचाता है, किससे? उसके गलत प्रयोग से और उसके व्यापारिक प्रयोग से। सब में ये वाली लाइन कॉमन रहेगी, देख लीजिएगा। उसके बाद से दूसरा था ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क्स फ्रॉम कमर्शियल यूज और मिसयूज, ठीक है। उसके बाद से जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये क्या करता है? तो जीआई को प्रोटेक्ट करता है। और डिजाइन एक्ट 2000, डिजाइन एक्ट प्रोटेक्ट द डिजाइंस फ्रॉम कमर्शियल यूज और मिसयूज। तो ऊपर के जो चार थे 1, 2, 3, 4, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो ग्रीन में लिखा हूं, तो चारों चीजें ऊपर के चारों ये ग्रीन वाले मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और लास्ट वाला जो पांचवा है, ये पांचवा कॉपीराइट एक्ट 1957, 1999 और 2012। ये दो टाइम में ये क्या किया गया था? अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था। काम क्या करता है ये? तो प्रोटेक्ट द कॉपीराइट ऑफ ऑथर्स, मतलब जो बुक्स वगैरह लिखेंगे उनके कॉपीराइट्स को बचाता है। ये किससे? कमर्शियल यूज और मिस यूज से। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था आईपी लॉज इन इंडिया। अब दो चीजें फटाफट यहां पर देखते हैं। पॉलिसीज, भारत ने कौन सी पॉलिसी या कौन सी नीति बनाई है आईपीएस के लिए? नीति फटाफट लिख रहा हूं मैं, आईपीएस के लिए नीति, ठीक है। पॉलिसीज तो दो नीतियां हैं। सबसे पहली नीति है विजन, और ये पहला था। और दूसरा है मिशन, विजन और मिशन। कब पारित किया गया था? तो 12 मई 2016 को। 12 मई 2016 को भारत ने क्या किया था? बौद्धिक संपदा का संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार को पारित किया था। 12 मई 2016 को NIPR, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, भारतीय मतलब राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, इनको पारित किया था। और इसमें दो मिशन थे, विजन और मिशन। विजन का क्या करना है बता चुका हूँ, लोगों को जागरूक करना, आईपी के लिए जागरूक करना, और दूसरा है मिशन में इसका संतुलन बनाना, बैलेंस करना। ये दो नीतियां थी, ठीक है। इसके 7 लक्ष्य हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ओवरव्यू बता दिया मैं। अब इसके बाद से हमको क्या देखना है कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से कानून हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संस्थाएं हम देख लें, तो संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट लिखता हूं मैं, इसका रिपीट कर दे रहा हूं। आईपी नीति, भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए नीति, तो 12 मई 2016 को NIPR लागू किया गया, पारित किया गया। NIPR मतलब नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके लिए दो पॉलिसीज थी, पहला था विजन और दूसरा मिशन। विजन क्या था? जागरूक करने के लिए आईपी के लिए लोगों को, और दूसरा था बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं संस्थाओं पे, तो दो संस्थाएं मिलेंगी। पहला है वीपो, पहली संस्था है आपकी वीपो, फुल फॉर्म इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्यों बना है ये? तो बता दे रहा हूँ। जो वैश्विक स्तर पे मतलब पूरे विश्व को जो आईपी है, बौद्धिक संपदा है, उसके लिए जागरूक करना, उसको संरक्षण देना मतलब प्रोटेक्शन देना, और उसको बढ़ावा देना, इसके लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1967 में इसका गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट में 193 देश 193 जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर हैं, और ये लगभग 26 संधियां 26 कन्वेंशन पे काम करता है, ठीक है। भारत इसका मेंबर कब बना है? तो भारत इसका मेंबर बना 1975 में, 1975 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो टू प्रमोट इनोवेशन डिस्कवरीज फॉर इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट फॉर ऑल नेशन, मतलब सभी देशों के
सभी देशों में आविष्कार को, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिससे उनका आर्थिक और पारंपरिक विकास हो सके। ठीक है, और यही संस्था है जिसने वर्ष 2000 में, द ईयर ऑफ 2000 में अनाउंस किया था कि हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाएगा। और वर्तमान में 2020 में इसका थीम क्या है, तो इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, ये 4-5 बातें हमको लिखनी है। तो क्या क्या बताया मैं, 1967 में इसका गठन हुआ है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है सभी देशों को आईपी के लिए, शॉर्ट में बताते हैं, आईपी को बढ़ावा देना और उसके लिए आर्थिक विकास वगैरह करना। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। 26 संधियां ये कर चुका है। 26 संधियां आईपी के लिए, कन्वेंशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, सभी देशों ने मिलकर किया है। और क्या बताया इसके बारे में मैं, भारत 1975 में भारत इसका सदस्य बना। और क्या, वर्ष 2000 में इसने अनाउंस किया कि हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाएगा। और 2020 की थीम क्या, याद रखिएगा, थीम पूछता है, ये जितना बता रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे एग्जाम में अगर देंगे तो 2020 में इसकी थीम क्या है, तो इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये थीम रखी गई इसकी। तो ये था वीपो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कुछ छूटा नहीं होगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, साइड में देख लेते हैं एक और। ये पहली संस्था थी वीपो, दूसरी संस्था है आपकी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में सभी को पता होगा, फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना गैट की जगह हुई थी, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, इसकी जगह इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई है इसकी स्थापना, 1995 में। और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसकी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल इसने संधि की है ट्रिप्स नाम की। ट्रिप्स फुल फॉर्म इसका ट्रेड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फुल फॉर्म है। तो WTO गेट की जगह इसका गठन होता है 1995 में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो सेम है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WTO का गठन। और ट्रिप्स नाम का इंटरनेशनल कन्वेंशन ये किया WTO ने किया है। तो ये है क्या जो हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रिप्स क्या है, ये जो आईपीज है ना, बौद्धिक संपदा, उसको बढ़ावा देने के लिए कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है, संधि, मतलब दो लोगों के बीच कोई बात हो, कोई समझौता हो गया, उसको संधि कहते हैं। तो कई देश मिल करके इस पे काम किए हैं और माने हैं कुछ बातों को, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब ये तो हुआ WTO द्वारा किया गया कन्वेंशन। तो तीन और कन्वेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आगे पढ़ते हैं हम। तो वीपो के बारे में पढ़ लिए, WTO के कन्वेंशन, ट्रिप्स के बारे में पढ़ लिए। तीन और इंटरनेशनल कन्वेंशन है, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, बस खत्म होने वाला है। तीन और इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, लिख नहीं रहा हूँ पूरी चीजें, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला कन्वेंशन है, उसका नाम है पेरिस कन्वेंशन या संधि। कब की गई थी ये, 1883 में की गई थी। क्यों की गई थी, पेटेंट के लिए, अभी समझा रहा हूं। पहली संधि ये थी। दूसरे कन्वेंशन का नाम है बर्न कन्वेंशन या संधि। ये की गई थी 1883
86 में, और तीसरी जो है उसका नाम है मार्केश कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन। ये 2013 की संधि है, 2012-13, ठीक है। अब ये कन्वेंशन क्या होता है, तो कई देश मिल करके डिसीजन लेते हैं कि देशों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम किए जाएं, ठीक है। तो सभी देश जब उस पर एग्री हो जाते हैं तो उसको कन्वेंशन नाम देते हैं। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, याद रखिए, जो नेशनल होगा वो भारत के अंदर में होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल होगा वो वर्ल्ड वाइड होगा। तो 3 तरह के कन्वेंशन किए गए थे। पहला था पेरिस कन्वेंशन, इसमें पेटेंट के लिए नियम वगैरह माने गए थे। सभी देशों ने माना कि कोई देश पेटेंट बनाता है तो हम उसका इस्तेमाल, या कोई अन्य देश उसका इस्तेमाल नहीं करेगा विदाउट परमिशन के, तो इसको पेरिस कन्वेंशन कहते हैं। 1883 में होता। दूसरा कन्वेंशन है बर्न कन्वेंशन, ये 1886 में हुआ था। और मार्केश, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़े इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी हम किसी की बुक हो या नॉवेल हो या उपन्यास हो या शायरी हो, कविता, कुछ भी हो, अगर उसको विदाउट परमिशन हम कॉपी करते हैं तो ये आईपी का वायलेशन माना जाता है, बौद्धिक संपदा का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन ये जो कन्वेंशन है मार्केश कन्वेंशन, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या बताया गया कि किसी भी बुक को ब्रेल लिपि में कॉपी करना वायलेशन नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं है। मतलब अब ब्रेल लिपि क्या होती है, तो याद रखिए, जो दृष्टि जिनकी कमजोर होती है, जो देख नहीं पाते हैं, वो लोग एक पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है पढ़ने का जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ऐसे टच करके पढ़ना होता है उन्हें। तो अगर किसी भी बुक को हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट परमिशन भी, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो वायलेशन नहीं माना जाता है, ये वायलेशन नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, एक तरह से तो ये इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा भारत जो है पहला देश है इस संधि को अपनाने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 3-4 बातें समझ में आई। अब अंतिम में जो बचा है वो रैंक। भारत में रैंक, तो भारत की आईपी हेतु रैंक, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक क्या है, तो याद रखिएगा 2020 में भारत की रैंक है 40, 53 देशों में। 2019 में ये थी 36 और 2018 में ये थी 44, ठीक है। ये 50 देशों में थी, ये रैंक है। 2020 में 40वीं रैंक है, 2019 में 36वीं थी, 2018 में 44वीं रैंक थी, 50 देशों में और 53 देशों में। ये रैंक देता कौन है, तो अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के GIPC, फुल फॉर्म बोले तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा रैंक दी जाती है। ये सभी देशों को रैंक देता है। तो इस बार हमारा भारत जो 2020 में है उसकी रैंक 40वीं थी, 2019 में इसकी रैंक 36वीं थी और 2018 में इसकी रैंक 44वीं थी, ठीक है। पूरी चीजें रिपीट कर रहा हूँ, क्या पढ़े हम इससे पहले। जो सबसे पहला पार्ट था इसमें हम इंट्रोडक्शन देखे थे आईपी का, कि जो भी अपनी बुद्धि से बनाएंगे वो बौद्धिक संपदा होगी हमारी, और उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता विदाउट हमारी परमिशन के या बिना उसका कुछ पैसा दिए हमें, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने इसके अलग अलग लॉ पढ़े, टाइप्स पढ़े आईपी लॉस के, और आईपी के टाइप, जैसे पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, और ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। आज हमने देखा इसके संगठन के बारे में। तो आज वाली क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ रैपिडली। पहले क्या देखा हमने, पेटेंट लॉ 1970 और अमेंड एक्ट 2005 है। तो पेटेंट लॉ प्रोटेक्ट द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंटर फ्रॉम कमर्शियल यूज और मिस यूज। फिर दूसरा हमने लॉ देखा, ये भारत के लॉ हैं, ठीक है। भारत में कानून बताएं पेटेंट को बचाने के लिए। जैसे हम मान लीजिए कोई हमें शिक्षा नहीं दे रहा, कोई छोटा बच्चा उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो शिक्षा का अधिकार का वायलेशन हुआ। किसी के साथ हम छुआछूत कर रहे हैं तो अनटचेबिलिटी जो राइट है हमको मिला कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो उसका वायलेशन होता है। इसी तरह से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तो उसका वायलेशन होता है। उसी तरह से जब हम किसी का पेटेंट को मिसयूज करते हैं तो उसके लिए पेटेंट लॉ एक्टिवेट हो जाता है। तो पेटेंट लॉ के बारे में बता दिया। उसके बाद से क्या बताया था मैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ में।
तो पेटेंट लॉ के बारे में बता दिया मैं। और दूसरा हमने देखा ट्रेड मार्केट, ये कब का एक्ट है 1999 का। इसमें क्या किया गया था, तो ट्रेड मार्केट ट्रेडमार्क को बचाता है। दूसरा इसके बाद तीसरा हमने देखा जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या करता है, जीआईएस को बचाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद हमने देखा डिजाइन एक्ट 2000, ये क्या करता है, डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है। ये चारों जो लॉ थे या कानून थे या धाराएं थी, अधिनियम थे, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। हिंदी में बोले तो वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद से पांचवा एक्ट था कॉपीराइट एक्ट 1957, 1999 और 2012। ठीक है, ये क्या करता है, तो कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट द कॉपीराइट ऑफ ऑथर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज और मिस यूज। मतलब कॉपीराइट एक्ट जो होता है वो लेखकों के रचनाओं को बचाता है, किससे, उनके व्यापारिक उपयोग से, कोई उसकी बुक को छाप करके बेच ना दे उससे, या उसके गलत उपयोग से बचाता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बाद से हमने भारत सरकार की 2 पॉलिसीज देखी थी, विजन और मिशन। विजन क्या करेगा, जागरूक करेगा लोगों को, और मिशन क्या करेगा, उनके बीच संतुलन बना करके रखेगा। फिर हमने क्या देखा, संस्थाओं के बारे में देखा। तो पहली संस्था देखी हमने वीपो के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कहाँ पे, कब इसका गठन हुआ था, 1967 में। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या करता है ये, तो टू प्रमोट इनोवेशन डिस्कवरीज फॉर इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट फॉर ऑल नेशन। मतलब विश्व सभी देशों के जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनको बढ़ावा देता है और उनको संरक्षण देता है, जिससे उनका आर्थिक और पारंपरिक विकास हो सके। 2000 में इसी ने अनाउंस किया था कि सभी देश 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाएंगे। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बनता है, 1975 में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके, तो 193 देश इसके सदस्य हैं और 26 संधियां ये कर चुका है। वर्तमान में 2020 की इसकी थीम क्या है, तो इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद से WTO के बारे में हमने देखा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका गठन कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। क्यों हुआ था, मतलब किसकी जगह पे हुआ था, गैट की जगह पे। गैट का GATT जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसकी जगह पे हुआ था। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इंटरनेशनल संधि इसने कौन सी की है, तो ट्रिप्स नाम की, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसने एक संधि की। इसके बाद से 3 और इंटरनेशनल कन्वेंशन है। पहला कन्वेंशन पेरिस कन्वेंशन 1883, दूसरा बर्न कन्वेंशन 1886 और तीसरा मार्केश कन्वेंशन। पहला वाला पेटेंट के लिए था, दूसरा वाला कॉपीराइट के लिए था और तीसरा वाला है ब्रेल लिपि में किसी भी कॉपी को, मतलब कॉपीराइट्स को कॉपी कर सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद से क्या देखा हमने, रैंक के बारे में देखी। तो 2020 में रैंकिंग कितनी भारत की, तो 40वीं है। 2019 में कौन सी रैंक थी, तो 36वीं थी। और 2018 में कौन सी रैंक थी, तो 2018 में 44वीं रैंक थी। लास्ट एक चीज बच जाती है जिसमें हमको देखना लगभग जो 2020 में कितनी चीजों को GI टैग दिया गया, जैसे कड़कनाथ मुर्गा हो गया, कंथमाल हल्दी हो गई, या जरदालू आम हो गया, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, तो उनको GI टैग, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। तो ऐसे लगभग 29 चीजें हैं जिनको 2020 में GI टैग दिया गया। टोटल लगभग 900 चीजें अब तक GI टैग पा चुकी हैं और 2020 में 29 चीजों को लगभग GI टैग दिया। थैंक्स अ लॉट, समझ में आएगा तो बताइएगा और आप लोगों को पता है क्या करना है अगर अच्छा लग रहा हो तो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।